फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की जुबानी। भगवती भाई के ठहाके के साथ ही लाइब्रेरी का माहौल थोड़ा नॉर्मल हो गया था। थोड़ी ही देर बाद चारों एक साथ मेस में लंच कर रहे थे। भगवती भाई ने निवाला अपने होठों के पास ले जाते हुए भगत से सवाल किया। बढ़िया। अच्छा भगत, वैसे एचआरए की नीतियों को लेकर तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? देखिए, मुझे नेशनल कॉलेज ज्वाइन किए अभी 3 महीने ही हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरी कोई राय जानने से पहले हमें पिछले साल का आंकलन करना चाहिए कि देश में कब कब क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है। अपने भूतकाल और वर्तमान को जाने बिना हम भविष्य की नींव कैसे रख सकते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का डब्बा गोल हो चुका है। गांधी जी 6 साल के लिए जेल जा चुके हैं। खिलाफत मूवमेंट की भी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। 1922 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी द्वारा बनाई गई स्वतंत्रता पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट तो कर रही है, लेकिन ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। स्वतंत्रता पार्टी से याद आया, कांग्रेस भी 2 हिस्सों में टूट चुकी है। प्रो चेंजर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन के पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करते हैं, और दूसरे नो चेंजर्स जिसे सपोर्ट नहीं करते और इसमें इंडियन के पार्टिसिपेशन को अपोज करते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुखदेव, लेकिन इन सब से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इस समय जो लोग कुछ कर सकते हैं उनमें या तो यूनिटी नहीं है, जैसे हिंदू और मुस्लिम के दंगे, या फिर हम जैसे लोग जो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन वो सब बिखरे हुए हैं। लेकिन इतने बड़े देश में सारे क्रांतिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना तुम्हें कोई खेल लगता है क्या? खेल तो नहीं है, लेकिन इसे खेल की तरह खेला जाए तो बात बन सकती है। अगर सिस्टम से खेला जाए तो हर खेल में 2 टीम होती है। सामने वाली टीम से अगर जीतना है तो अपनी टीम को यूनाइट करना होगा, सबको एक लाइन में लाकर खड़ा करना होगा। फिर कैप्टन के अनुसार दिशा निर्देश करना भी बहुत जरूरी होगा। वैसे मेरा इशारा एचआरए की तरफ है। हमारी टीम का कैप्टन तो वही होगा जो कि अभी खुद बिखरा हुआ है, इसलिए सबसे पहले उसे इकट्ठा करना होगा। हमें हर एक का छुपा हुआ मुख्यालय बनाना होगा। मुख्यालय है? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सान्याल भाई उसे कानपुर से चला रहे हैं। देखिए, मैं संगठन के एग्जिस्टेंस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या हम सिस्टम से काम कर रहे हैं या हम सिस्टम से काम करने में हिचकिचा रहे हैं? अपना सुझाव दो। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं ये साफ देख पा रहा हूं कि अभी तक हर नए सदस्य को सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के जरिए ही जोड़ा जा रहा है। अब ऐसे एक एक करके हम कितने लोगों को ऐसे जोड़ सकते हैं? और क्या इस काम को करने के लिए हमारे पास उतना समय है? तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें एचआरए की एक बड़ी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें संगठनों को अलग अलग डिवीजन में बांट दिया जाना चाहिए। जैसे कि वो डिवीजन क्या क्या होंगी? हमें अपने इस संगठन को किसी राजनीतिक पार्टी की तरह ही चलाना चाहिए। अलग अलग टीम बनाई जानी चाहिए, जैसे कि प्रचार वाली टीम प्रचार करेगी, नए क्रांतिकारी सदस्यों को जोड़ने वाली टीम नए सदस्यों को जोड़ेगी, एक खुफिया टीम नए सदस्यों की जांच पड़ताल करेगी कि वो कितने ईमानदार हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। क्या वे अंग्रेजी सरकार या पुलिस से जुड़े हुए तो नहीं है? हमारी किसी एक टीम में ऐसे जाबाज क्रांतिकारी भी होंगे जो हथियार और हाथ दोनों चलाने में माहिर होंगे। लेकिन ये सब तो थी तैयारी की बात, तो एक्शन का क्या करोगे? जब हमारे पास संगठन की मजबूती होगी, पैसा होगा, हथियार होंगे, सच्चे क्रांतिकारी साथ होंगे, तो फिर हम जैसा चाहें वैसा एक्शन ले सकते हैं। क्रांतिकारियों की संख्या जितनी बढ़ेगी, हमारे पास हथियार और ताकत उतनी ही ज्यादा होंगे, और उतने ही बल से हम एक साथ कई बड़े एक्शंस को अंजाम देकर 1857 जैसा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और तुम्हें लगता है ऐसा पॉसिबल है? इसकी क्या गारंटी है? पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि केवल अहिंसा और आंदोलन के दम पर अगर आजादी चाहिए तो हमें और 15 या 20 साल लग जाएंगे। तब तक तो अंग्रेज इस देश को लूट लूट कर इतना थक चुके होंगे कि वो खुद इसकी बंजर जमीन छोड़कर भाग जाएंगे। भगत सिंह के आखिरी शब्द उन तीनों के जहन में और निवाले गले में अटक गए थे। सुखदेव और मार्कंडे मुंह खोले भगत की तरफ देखते रह गए थे, और भगवती चरण वोहरा के जहन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि सिर्फ 16 साल की उम्र के इस बच्चे के दिमाग में इतने शातिराना ख्याल आते कहां से हैं? जी भगवती भाई, मार्कंडे बोल रहा था कि आपने मुझे याद किया। हाँ सुखदेव, आओ, तुमसे कुछ काम था।
काम थोड़ा सतर्कता भरा है, इसलिए मैं वहां नहीं बोला। तुम्हें कानपुर निकलना होगा, वो भी अभी। तुम्हें एज सून एज पॉसिबल ये पत्र सेनापति तक पहुंचाना होगा। तुम्हें मालूम है ना एचआरए का खुफिया ठिकाना कहाँ है? जाओ, जाकर सरदार से मिलना। वाह मेरी किस्मत। मतलब क्या मुझे सरदार बिस्मिल से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा? आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है सुखदेव। उनके सामने जाओ तो सीना सख्त और कंधे दुरुस्त रखना, और सिर उठा हुआ। दैट्स माई कॉमरेड, नाउ गो। और याद रहे, ये पत्र केवल सेनापति चंद्रशेखर और सरदार बिस्मिल के लिए है। सुखदेव भगवती भाई का गुप्त पत्र लेकर तुरंत कानपुर के लिए रवाना हो गया था। ये वो समय था जब एचआरए नाम का क्रांतिकारी दल पूरी तरह जन्म लेने के लिए तैयार था, और इस समय उनकी सबसे बड़ी जो जरूरत थी वो था धन। कानपुर की एक सराफा मार्केट में एक साधु चक्कर लगा रहा था। फिर वो एक ज्वेलरी की दुकान के सामने रुका और संतरियों की तरफ मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। शंभू शिव शंभू शिव शंभू। महामना विदेश्वर महाराज, अपने चरण स्पर्श करने की आज्ञा दीजिए। आपके चरणों में ही तो लक्ष्मी विराजती है। तुम्हारी तिजोरी का पेट भी तुम्हारे पेट की तरह मोटा होता जाता मालूम पड़ता है। काफी धन जमा कर लिए हो रामदास। सब आपकी ही कृपा से संभव हो पाया है महामना। अरे क्यों असत्य बोलते हो रामदास? आपसे झूठ बोलकर मैं पाप का भोगी क्यों बनूंगा महाराज? हमसे सत्य न छुपाओ रामदास। पाप के भोगी तुम बन चुके हो। राम राम राम, ये कैसा अन्याय है प्रभु। जब से आपकी शरण में आया हूँ मैं लालच, असत्य और छल कपट से कोसों दूर हूँ। हमने तुम्हें सिर्फ दीक्षा दान दिया था रामदास। कुबेर के खजाने की चाबी नहीं दे दी थी कि तुम्हारा धनदान्य इतनी तीव्र गति से अचानक बढ़ने लगा। बोलो, क्या छुपा रहे हो हमसे? ऐसा क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ प्रभु। बस आपका आशीर्वाद है, आप ही की कृपा है। हमारी कृपा है कि अंग्रेजों की? सच सच बताओ, वरना अपनी जटाओं में जकड़कर तुम्हारे प्राण खींच लेंगे। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। पिछले दिनों पकड़े गए उन 4 मासूम क्रांतिकारियों की मुखबिरी तुम ही किए थे ना इंस्पेक्टर सुलेमान से? हम अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं। मुखबिर हो ना तुम उसके। क्या? तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? तुम्हारा काल। इतना कहते हुए महाराज विश्वेश्वर ने अपना विग उतारकर लाला के मुंह पर दे मारा और अपनी झुकी हुई मूंछों को ताव देते हुए धोती में छुपा रिवॉल्वर निकालकर लाला रामदास की तरफ तान दिया। उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही लाला रामदास को मानो बिजली का तेज झटका लगा था। आजाद, चंद्रशेखर आजाद, तुम? नाम मत लो अपनी गंदी जबान से हमारा, वरना 6 की 6 गोलियां छाती में उतार देंगे। क्षमा कर दो आजाद, हमें माफी दे दो आजाद। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। खामोश कुत्ते, वो चारों निर्दोष भी किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी के कलेजे के टुकड़े थे। मात्र नारेबाजी का इल्जाम लगा था उन पर, और तुम्हारी मुखबिरी की वजह से उन पर अब सरकारी खजाने में सेंधमारी का मुकदमा लगा है। तो क्या सोचा है तुमने? हाँ, उन्हें उम्र कैद हो सकती है या फिर फांसी। बोलो गद्दार। हम मजबूर थे आजाद, हम पर दबाव था, वरना हम तो एक जमाने से उन्हें और यहाँ की बाकी क्रांतिकारियों को चंदा देते आ रहे हैं। बनाओ मत हमको। हम जानते हैं चंदे की आड़ में तुम इंस्पेक्टर सुलेमान और एल्बर्ट के लिए क्रांतिकारियों की शिनाख्ती का काला काम करते हो। मक्कार कहीं के देशद्रोही। क्षमा कीजिए, हमको जीवन दान दे दो आजाद। चाहो तो ये सब ले जाइए, तिजोरी खुली है, जितना चाहिए माल ले जाइए। है? माल नहीं, लेकर तो पूरी तिजोरी जाएंगे बेटा, किंतु बदले में तुमको भी कुछ अवश्य देकर जाएंगे। क्या? गोली। गोली लाला की मांसल जांघ को चीरते हुए निकल गई। धमाके की आवाज सुनते ही बाहर खड़े दोनों संतरी अपनी राइफल ताने अंदर आते हैं। ऐसे चौंको मत लाला। जिस तरह हम कोई साधु नहीं है, उसी तरह ये भी तुम्हारे कोई संतरी नहीं है। ये हमारे क्रांतिकारी साथी हैं। क्या? कहा ना चौंक मत। 2 महीने पहले हमने ही इन्हें तुम पर नजर रखने के लिए यहाँ मात्र 17 रुपए प्रतिमाह पर नौकरी करने भेजा था। चलो दोस्तों, लाला जी को उठाकर फेंको और तिजोरी को संभालो।
लाला तड़पता रहा, चीखता रहा। उसी के सामने उसकी भरी हुई तिजोरी उठाकर वे लोग बाहर निकले और लाला के ही तांगे में डालकर वहां से फरार हो गए। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद, भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।